राजनीति के अखाड़े में ज्यादा मजबूत और ज्यादा बुलंद पहचान क्या है, जाति की या धर्म की? यह सवाल यूं तो हमेशा परीक्षा से गुजरा है, प्रयोगों से गुजरा है, लेकिन इस बार जो 2024 का महासमर सज रहा है, रण क्षेत्र, उसमें यह सवाल कुछ ज्यादा शोर कर रहा है। इस बार लग रहा है कि इस प्रश्न का एक बड़ा इम्तिहान होना है कि राजनीतिक तौर पर चुनावी संदर्भों में ज्यादा बड़ी पहचान क्या है, धर्म की या जाति की? क्योंकि उत्तर भारत में 85% की आसपास की आबादी हिंदू धर्म की है, 80-85% के बीच में मान लीजिए। अगर उसको एक इकाई माने आप तो नान्यः पंथा अयनाय, फिर तो कोई है ही नहीं। लेकिन उसी हिंदू धर्मावलंबियों के उसी छतरी के नीचे केवल अगर भारत सरकार की ही सूची की बात माने, केवल एक वर्ग के लिए, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उदाहरण के लिए आपके सामने एक नमूना रखता हूं, राज्यों में अलग अलग सूचियां, उनको छोड़िए, तो अगर केवल ओबीसी संवर्ग को ही ले लें तो 2660 से अधिक जातियां हैं केवल केंद्रीय सूची में। एक मोटा अनुमान कहता है कि अगड़े पिछड़े दलित आदिवासी सब जोड़ घटा के 6000 से ज्यादा जातियां तो कम से कम है। तो अगर यही पहचान जातियों में विभक्त हो जाए और फिर जातियों में भी उपजाति और गोत्र तक चली जाए, तो फिर इससे छोटी इकाई कोई नहीं क्या? फिर इससे छोटी इकाई कोई नहीं। तब मुस्लिम एक इकाई है, सिख एक इकाई है, बौद्ध एक इकाई है, क्रिश्चियन एक इकाई है, मान लीजिए। लेकिन अगर हिंदू में आप फिर 6000-7000 जातियों में विभक्तिकरण के बाद देखेंगे, तब तो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त पहचानें दिखेंगी। इस बार भाजपा ने अपना दांव इस बात पर लगाया कि अगर विपक्षी गठबंधन के जाति के ब्रह्मास्त्र को निष्फल करना है तो भाजपा ये समझ गई कि आजमाया हुआ पुराना मुद्दा ही, पुराना फार्मूला ही आजमाओ, नए के प्रयोग में मत उलझो। क्यों? क्योंकि ट्रक के पीछे लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी, गई भैंस पानी में। इसलिए भाजपा ने कहा कि नहीं, जो विश्वनाथ प्रताप के समय में हम आजमा चुके फार्मूला, उसी को दोबारा से लगाएंगे। बीपी सिंह के समय में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, देश में एक जाति जनज्वार पैदा हुआ और उसके झंझावात में भाजपा कहीं नुकसान ना उठा जाए, इसके लिए भाजपा ने फिर आनन फानन में राम रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। लालकृष्ण आडवाणी रथ लेके निकल गए, वो इतिहास आपको पता है, ये मंडल वर्सेस कमंडल। तो भाजपा ने इस बार उसको, अब चूंकि राम मंदिर का मसला तो इतिहास अपने को कभी एग्जैक्ट नहीं दोहराता ना, प्रत्येक बदल जाते हैं, स्वरूप वही रहता है। तो इस बार भाजपा ने कहा कि भाई हिंदुत्व है मूल पहचान, योगी आदित्यनाथ के शब्दों में कहें तो सनातन है मूल पहचान, सब सनातन, जातियों में विभक्तिकरण मंजूर नहीं। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, सनातन हिंदू तो सब ठीक है, लेकिन जात की गिनती करनी पड़ेगी। क्या?
अखिलेश जी कह रहे कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में जाति का जिक्र है, जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया, तब जात की चर्चा करना गुनाह कैसे और जात की गिनती करना खराब कैसे? वो कह रहे कि बिना जात की गिनती किए तो अब देश में कुछ भला काम हो ही नहीं सकता, उद्धार हो ही नहीं सकता। और योगी जी महाराज कह रहे हैं कि जात में पढ़ोगे तो देश कमजोर हो जाएगा। देश का मतलब सनातन और सनातन का मतलब देश। और आज तो योगी आदित्यनाथ ने देश की बाउंड्री से भी बाहर ले जाकर सनातन को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में शांति और सद्भाव की गारंटी अगर कोई है तो वो सनातन है। सनातन के अलावा कोई धर्म इतना समर्थ नहीं जो अखिल विश्व में शांति और सद्भाव की गारंटी दे सके। इससे तय हो गया कि अब चुनाव किस धुरी पर होगा 24 का, जात या सनातन, पहचान बड़ी कौन सी? दोनों वास्तविकता है भारतीय समाज की, दोनों हकीकत है, धर्म भी जाति भी। सेमिनार्स में क्या बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको, लेकिन दोनों चीजें हकीकत हैं। अब आज हम 1 घंटा समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के तराजू पे वजन किसका ज्यादा है, जात का या धर्म का। दोनों हकीकत हैं, दोनों की अपना अपना राजनीति में स्थान है और उसकी भूमिका है समय समय पर। लेकिन 24 के चुनाव के मद्देनजर बड़ा बांट कौन सा है, जात का या धर्म का? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। विमल सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, विमल जी का स्वागत है बहुत बहुत। दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष हिंदवी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, मनीष जी का बहुत स्वागत है। अमिताभ तिवारी जी, चुनाव विश्लेषक, अमिताभ जी का बहुत स्वागत। अमिताभ जी, आपसे बात शुरू करता हूँ, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। दोनों वास्तविकता है, जैसा मैंने आरंभ में कहा, जाति भी अपनी सच्चाई है और धर्म भी अपनी सच्चाई है, ठीक। अब कुछ महीनों के भीतर चुनाव होना है। भाजपा धर्म की छतरी के नीचे भारत की बहुसंख्यक आबादी को रखना चाहती है और विपक्ष चाहता है कि इसको करीब 6-7 हजार खांचों में विभक्त कर दिया जाए। इस सबसे बड़ी आबादी को कम से कम 6-7 हजार खांचों में विभक्त कर दिया जाए। और अगर फुर्सत में हो जाए, मान लो, हालांकि होना मुश्किल है, तो गोत्र तक चले जाओ तो करीब 20-22 हजार डिवीजन हो जाएंगे। पिछड़े में यादव में घोसी और कंवरिया, वहां तक अगर चले जाओ, गोत्र तक, उपजाति फिर गोत्र, तो लगभग 20-22 हजार से ज्यादा विभाजन हो जाएंगे। इसमें आपको क्या लगता है किसका दांव भारी पड़ सकता है, जाति वाला या धर्म वाला? देखिए क्या अमिताभ जी की, जैसा आपने कहा कि आइडेंटिटी 2 है मुख्यतः, धर्म की आइडेंटिटी और एक जाति की आइडेंटिटी है सब लोगों की, और उसमें एक भाजपा ने एक सोशियो इकोनॉमिक क्लास की भी आइडेंटिटी जोड़ दी है, तो लगभग 3 आइडेंटिटीज हो गए। अब 80% लगभग हिंदू समाज की आबादी है और 20% माइनॉरिटीज है। तो भाजपा का जो यूनिफाइड हिंदू वोट थ्योरी है वो यही है कि अगर 80 में से 50% भी मिल जाता है किसी लोकसभा चुनाव में, तो 40% वोट शेयर हो जाता है, और 40% वोट शेयर लोकसभा में बहुत ही ज्यादा होता है किसी चुनाव को जीतने के लिए। हालांकि और उसमें अभी भाजपा को लगभग 38% वोट है। अब हिंदुत्व के नाम पे, स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के नाम पे कई सारी जातियों को भाजपा जो है अपने छत्र छाया में, आप कह सकते हैं, जोड़ने में कामयाब रही है। आज भाजपा, जब कांग्रेस भी अपने वर्चस्व पे थी तो उसे अपर कास्ट प्लस दलित प्लस मुस्लिम्स की पार्टी कहा जाता था, उनका सपोर्ट उसको मिलता था। आज अगर 2019 चुनाव की बात करें तो अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, चारों समाज का सबसे ज्यादा जो वोट है वो भाजपा को पड़ रहा है, और वो अलग अलग कारणों से पड़ रहा है। धर्म भी एक उसका कारण है, राम मंदिर एक कारण है, लाभार्थी योजनाएं एक कारण है, लोग प्राइम मिनिस्टर को पसंद करते हैं एक कारण है, बहुत सारे कारण है। अब
जहां विपक्ष ने ये कास्ट सेंसस का दाव जी चल दिया है, तो समझने की बात यह है कि हालांकि अजीज प्रेम जी के यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के अनुसार 55% लोग ये कहते हैं कि वो अपनी जाति के कैंडिडेट को प्रिफर करते हैं, अभी क्लास और कास्ट का इंटरसेक्शन प्लस ये ओवरऑल ओवरआर्किंग जो हिंदुत्व का अम्ब्रेला है, उसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया है और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे जो व्यक्ति है वो वोट नहीं कर रहा। ठीक बात। अमिताभ तिवारी ने जो बात कही उसमें एक मैं अपना, उन्होंने कही अकादमिक बात जो शोध से आई, वो शोध के व्यक्ति हैं, मैं एक ठेठ अपना अनुभव के आधार पर एक बात कह देता हूं। मेरे पास उदाहरण से सीखी हुई चीजें हैं, किताब पढ़ने का तो मुझे समझ नहीं रहा। जाति को अपनी जात के उम्मीदवार को वोट करते हैं लोग। मैं भैया ये राजनीतिक लोगों से कहूंगा जरूर इस बात को बहुत गौर से सुने, ये बात ठीक है, लेकिन मुलायम सिंह यादव और अशोक यादव जब चुनाव लड़ते हैं, मनीष सिंघवी, तो अशोक यादव को रिजेक्ट कर देती है यादव पॉपुलेशन, मुलायम सिंह को वोट करती है। क्या एक ही जात का दूसरा उम्मीदवार ढूंढ लाना तो बहुत सरल खेल है क्या? लेकिन कल्याण सिंह के खिलाफ आप 10 लोधी लड़ा देते तब भी कुछ नहीं होता। ना ना ना, जात ये देखती है कि मेरी जात का बड़ा नेता कौन है, ज्यादा जलवेदार नेता कौन है। नहीं तो अमिताभ तिवारी, बिहार में नंद किशोर यादव और लालू यादव बराबर के नेता नहीं हो जाते। बीजेपी वालों ने नंद किशोर यादव को भी बॉर्नवीटा खिला पिला के मजबूत किया, लेकिन कहां नंद किशोर, कहां लालू, है ना, जात एक ही थी। उत्तर प्रदेश में एक भी यादव नेता बता दीजिए पिछले 50 वर्षों में जो मुलायम सिंह को चुनौती दे पाया हो किसी पार्टी से? नहीं। जाति ये देखेगी कि मेरे समाज की पगड़ी किसके सर है, मुझे ऐसा लगता है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। खैर, दीपक रंजन के पास चलूंगा। उत्तर प्रदेश के अखाड़े में जाति का परचम अखिलेश जी थामे हुए हैं, बाकी सब पीछे हैं, वो आगे हैं। दीपक बाबू, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 जातियों में बट जाए वोट तो आपको लगता है कि हमारे लिए, विपक्ष के लिए लाभ होगा, और किसी एक धुरी पर एकत्रित हो जाए जैसा भाजपा चाहती है कि भाई सब सनातन या सब हिंदू, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल समस्या मुझे दिखती है, वो ये कि छोटी जातियां बड़ी भागीदारी मांगेंगी टिकट वितरण में ही। अभी रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले तो टिकट बटेगा लोकसभा का, क्या तब मुझे लग रहा है एक चुनौती आ जाएगी। दीपक जी, देखिए अमिताभ जी, आज श्रद्धेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है, मैं उनको सादर नमन करता हूं। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा अमिताभ भाई कि आपका वेस्ट कोट बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और रहा सवाल देखिए कह रहे थे, हाँ जी, नहीं अच्छा लग रहा है जो सच। तो देखिए अमिताभ भैया, कास्ट सेंसस की बात समाजवादी पार्टी सदैव सदन से लेकर के सड़क तक उठाती चली आ रही है। और कास्ट सेंसस को लेकर के देखिए, वो तो समाजवादी पार्टी तो शुरू से उठाती चली आ रही है। आज इंडिया मोर्चा जो बना है, इंडिया मोर्चा के एक एक घटक दल आज उसी सुर में सुर मिला करके कास्ट सेंसस की बात कर रहा है। अच्छा, ना सिर्फ इंडिया मोर्चा का एक एक घटक दल तो अमिताभ भाई एक सुर में बोल ही रहा है, इवन एनडीए जो इनका जो मोर्चा है, एनडीए जो इनका घटक दल है, उसमें भी कई ऐसे इनके सहयोगी पार्टनर हैं जिन्होंने मुखरता से कास्ट सेंसस की बात उठाई है। आज योगी जी ने कहां पर कही ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो ये कह रहे थे कि जाति में बांटना चाहता है, तो पहले तो सहयोगी दल आपके जो आप उनसे पूछिए, जितने आपके मेजर सहयोगी दल, इवन उत्तर प्रदेश की खाली मैं बात कर लूं, ओम प्रकाश राजभर जी बिहार में जाते हैं तो बिल्कुल एकदम दहाड़ के कहते हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए। आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी जो इनकी वहां सांसद रही, पूर्व मंत्री रही हैं, वो मुखरता से कह रही हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आदरणीय संजय निषाद जी जो इनकी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। तो पहले तो ये उनसे पूछे भाई कि इनका स्टैंड क्या है। ये लोग
एक सुर में ये लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई ठीक है, कुछ ये बोल रहा है, इनसे कोई पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको लग जी। रहा है कि नहीं ये मामला ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक विमल सिंह के पास आऊंगा, वो उत्तर देंगे जो पूछा है विमल जी। सिंह। लेकिन एक चीज मुझे और लगती है, वो भी मैं सवाल सदन में रख दूं कि जी। एक चीज ध्यान रखिए कि भाई जब आप जातियों को गैल्वनाइज करेंगे, उनको सामने रख के राजनीति करना चाहेंगे, तो जातियां ये भी कहेंगी, अमिताभ तिवारी इस चीज को बेहतर समझेंगे कि रोटेशन लागू करो। क्या पीडीए में या आईएनडीआईए में रोटेशन लागू करो? हिंदवी साहब योग्य व्यक्ति हैं, वो इस खतरनाक सवाल को जरूर समझेंगे। और रोटेशन की मांग अगर उठ गई तो सब कुछ लुट जाएगा। एक फिल्म आई थी, उसमें वो हास्य का सीन था, बोले लुट गए बर्बाद हो गए। नहीं तिवारी जी, अगर रोटेशन मांग लिया जातियों ने तो संन्यास लेना पड़ेगा बहुतों को। क्या बोले भाई आपकी भागीदारी थी, आप 6 बार रह लिए, अब पीछे हटो। नहीं, उत्तर प्रदेश में इसमें स्थानीय ग्राम प्रधान और जिला पंचायत में क्या पिछड़ों की 2600 जातियां तो लिखत पढ़त में केंद्र की है, उसमें सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान और जिला पंचायत किसके हैं? उनसे जो बचा चूरा हिंदवी जी, वो 3 पिछड़ी जातियों में आ गया। क्या उसके बाद शेष सब निर्जला व्रत कर रही हैं, वो निर्जला व्रत कर रही है शेष जातियां, वहां समस्या फंसेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं टिकट वितरण खतरनाक है। वोट तो बाद विमल सिंह, वो जो सवाल दीपक रंजन ने बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया कि अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, वो ये नहीं मानेंगे कि भाई सनातन का मतलब सनातन, हिंदू का मतलब हिंदू, सब एक है, जातियों का मसला नहीं। वो तो उनकी तो दुकान ही इस पर है पूरी। फिर वो अपने साइन बोर्ड पर क्या लिखेंगे? निषाद पार्टी की जगह सनातन पार्टी। अमिताभ जी, देखिए अभी हमारे साथ 2 प्रवक्ता हैं, दोनों विपक्षी पार्टी के, मैं उनका जवाब दे देना चाहता हूं। आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है, कभी जो है चुनाव जीतने का, कभी जातियों में बांटना और धर्म में बांटना नहीं है। हमारा जो मोटो है वही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम जातियों में बांटकर जो है राजनीति नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा मोटो है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होना चाहिए। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। रही बात, अभी उन्होंने कहा कि इंडिया जो है मांग कर रही है, और राहुल गांधी जी ने जो है मतलब बोला है कि जो है हमारे जहाँ जहाँ पे हमारी सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे हम जो है जाति जनगणना हम कराएंगे। अभी 1 साल तो नहीं हुआ अमिताभ जी, निकले थे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे। अब क्या कर रहे हैं? अब तो जो है मोहब्बत के देश में जो है, मोहब्बत के देश में नफरत का जो है एक बाजार खोलना चाह रहे हैं। जातियों में जो है देश को बांटना चाह रहे हैं। देखिए आपने देखा अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी योजना होती है, कोई भी नीति होती है, कोई भी जो है किसी भी अगर योजना को प्रधानमंत्री जी या योगी आदित्यनाथ जी अगर लाते हैं, आपने देखा ग्राउंड जीरो पे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके बारे में नहीं सोचा जाता है। उसको कैसे लाभ पहुंचाना है, वो गरीब है, उसके घर पे राशन नहीं है तो राशन भिजवाया जाता है, वो बीमार है तो उसको अस्पताल में भिजवाया जाता है। इसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं दीपक रंजन जी, उत्तर प्रदेश के बलिया का मैं रहने वाला हूं दीपक जी, और वहां की क्या कंडीशन थी 2017 से पहले, मैं भी उससे वाकिफ हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जातियों में देश को मत बांटो। हमारा देश जो है एकता वाला देश है, जहां पे हर तरीके के जात के लोग होते हैं और हर धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है विमल सिंह, तो वो ये पूछ रहे हैं, बाकी टीम में हिंदवी जी के पास चलूंगा, फिर दोबारा दीपक अभी नहीं, हिंदवी जी के पास। वो दीपक ये पूछ रहे थे कि भाई बाकी सब तो ठीक है, भाजपा, दीनदयाल सब ठीक है, लेकिन राजभर जी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये भी तो सच है, ये भ्रम थोड़ी ना है। देखिए ये भी इल्यूजन नहीं है, ये भी सच है। और इनको ये बात किस गोली के रूप में आप खिलाओगे और पानी इसका गटक लो, ये तो नहीं मानने वाले। भाई सोनेलाल पटेल की पार्टी
वो जाति के कंपोनेंट को हटा दे तो फिर पार्टी किस लिए? ओम प्रकाश राजभर और वैसे ही ये अब आएंगे दोबारा में तब मनीष हिंदवी। मैं देख रहा हूं कि राहुल जी ओम प्रकाश राजभर टाइप मुखर हो गए क्या? मुझे जात के खेल में सबसे मुखर पॉलिटिकल करेक्टर ओम प्रकाश राजभर लगते हैं क्या? वो एक सांस में करीब 60-70 जातियां गिना सकते हैं, बाकी कोई 10-20 से ज्यादा नहीं गिना सकता। राहुल गांधी लग रहा उनका वीडियो देख रहे हैं आजकल और वो बिल्कुल उसी भाषा में चल रहा है, बोल रहे ना सोते जात जगते जात। मैं इंदिरा जी का एक वीडियो देख रहा था, इंदिरा जी उसमें कह रही हैं, वो ये बता रही है कि भारत क्यों तरक्की नहीं कर पाया, क्या रोड़े रहे हमारी राह में। तो इंदिरा जी कह रही हैं कि मुझे लगता है जात उसमें जातवाद जो है और जात का जो मसला है इसमें हम विभक्त रहे बटे रहे, ये सबसे बड़ा रोड़ा रहा भारत की तरक्की में। और वो कहती है अगर मेरी चले तो मैं ये शब्द ही हटा दूं भारत से, जात और जातवाद। मनीष जी ये इंदिरा गांधी कह रही थी और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने गंगा जल हाथ में ले लिया, ऊपर से 5 पत्ता तुलसी के, और कसम खा ली है, संकल्प ले लिया है कि जब तक एक एक जात की गिनती नहीं करा लूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। मनीष जी वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 70 साल की विकास की यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे छूट गए हैं। कास्ट सेंसस की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक और आर्थिक कास्ट सेंसस की बात करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक, यानी सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके बारे में पता किया जाए और उनको भी इस विकास यात्रा का हिस्सा दिया जाए। देखिए जाति एक सच्चाई है, उससे आप ना हम निकाल सकते हैं ना आप। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उत्तरांचल में एक दलित भोजन माता का बनाया हुआ खाना सवर्ण बच्चे खाने से इनकार कर देते हैं। क्या आप इनकार कर देंगे इससे? अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक गांव में वहां के जो क्षत्रिय हैं वो एक दलित को घोड़े पर बैठने से इनकार करा, मना करते हैं कि तुम बैठ नहीं सकते हो हमारे सामने, क्या आप इससे इनकार कर देंगे? देखिए जाति सच्चाई है और मैंने कहा सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से बहुत सारे लोग विकास यात्रा में पीछे छूटे हुए हैं, उन्हें आगे लाना है। भाजपा की बात कतई मत करिए, ये बहरूपिया पार्टी है, ये कहती कुछ और है करती कुछ और है। इंदिरा जी नहीं, अब इंदिरा जी समझ पाई थी कि नहीं, या इंदिरा जी जो नहीं समझ पाई वो राहुल जी समझ रहे हैं? ये तो समझ आए। भाव इंदिरा जी का था वही राहुल जी का है, वही आपका है, वही हमारा है। भाव में कहीं कोई फर्क नहीं है, कहीं कोई भेद नहीं। मैं जो कह रहा हूं आप उससे इनकार करेंगे? क्या जातियों के आधार पर, जन्म के आधार पर स्पेशलता अभी खत्म हो गई है? क्या जातियों के आधार पर भेद नहीं किया जा रहा है? क्या इंदिरा जी की जो चाहत थी, जो मेरी है, जो राहुल जी की है, वो सिर्फ मान लेने से इस देश का सच बदल जाएगा? क्या 70 साल की विकास यात्रा में बहुत सारे जो लोग पीछे छूटे हैं वो आगे आ जाएंगे? अगर नहीं आएंगे तो क्या उनको आगे लाने का प्रयास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ठीक, या सिर्फ बातों को कर ही चैप्टर क्लोज कर? नहीं मनीष जी, मुझे इसमें भी एतराज नहीं। अगर मान ली हर पार्टी को, हर पीढ़ी को ऐसा है अपनी पुरखे की बात संशोधित कर दे, खारिज कर दे, नई बात ले आए। राहुल गांधी इंदिरा गांधी की थॉट प्रोसेस को खारिज कर रहे हैं, वो ओके, जनता फैसला करेगी। जनता एक मिनट भाई, एक मिनट। अमिताभ तिवारी, मैं एक और बुनियादी सवाल पूछता हूं जो आपको झाऊ वाली बहसों में नहीं मिलेगा। ये बुनियादी सवाल, टीवी पे तमाम बहसें हो रही हैं, लेकिन जो झाऊ टाइप की प्रजाति की बहसें उसमें बुनियादी सवाल नहीं आएगा। बड़ा गंभीर सवाल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक तमाम तरीके की पड़ताल करनी है देश के हर आदमी की, इसलिए जातगत जनगणना ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक, ओके। क्या बाबू करेंगे, बताएंगे, कागज छपेगा, ओके। लेकिन जो नेता है किसी भी पार्टी का हो, उसको अपने मोहल्ले का कास्ट सेंसस हमेशा से पता है, जवाहरलाल के समय में भी और राहुल गांधी के समय में भी। अमिताभ तिवारी समझ लीजिएगा, क्या आपको भले ना पता हो लैपटॉप में, लेकिन नेता को पता है क्या कितने घर किसके हैं, ठीक। प्रधान से पूछिए जाके गांव में, उसको सेंसस कराने की जरूरत नहीं, वो सब बता देगा। खैर, क्या इसका मतलब राजनीतिक डोमेन में बड़ा गंभीर प्रश्न है, अचानक दिमाग में आ गया। पॉलिटिकल डोमेन में भारत के कास्ट का ब्लूप्रिंट हमेशा से रहा है सामने। अमिताभ तिवारी,
ठीक, ये हमेशा से रहा आपने आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा, नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ेगा आदमी। मेरा प्रश्न, क्या राजनीतिक नेतृत्व ने, देश के अलग अलग पार्टियों के पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने पार्टियों में, अपनी सरकारों में ये सामाजिक न्याय कर दिया? उसके लिए किसी संसद की जरूरत नहीं थी, किसी आंदोलन की जरूरत नहीं थी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी। भाई मान लीजिए वो ये मनीष भाई अभी नहीं आएंगे इस सवाल पर, आपको आप इसमें स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को सबसे बड़ा उत्तर देना होगा। मान लीजिए कश्मीरी पंडित, क्या देश में उनकी कितनी संख्या? ठीक, जवाहरलाल जी रहे, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, क्या भारत के प्रधानमंत्री पद में 150 करोड़ में अब तक कितने लोग एडजस्ट हो पाए? क्या पार्टियों में ऐसा हो गया? मुख्यमंत्री तय करते समय ऐसा हो गया? ये तो अपने हाथ में था ना जातियों को न्याय देने का। समाजवादी पार्टी किसी नाई समाज के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देती, एक बार मुलायम सिंह जी रह लेते, उसके बाद किसी नाई समाज को बना देती, अगली बार आते गणरीय समाज के किसी व्यक्ति को बना सकते थे। नहीं, 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही है उनके पास, उनके परिवार में 4 टाइम्स। क्या एक वो रहते, 3 अन्य जातियां समृद्ध हो जाती, सशक्त हो जाती। अमृता तिवारी, मेरा प्रश्न ये है, सबसे पूछूंगा ये सवाल जी। तो जैसा आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा कि जातिगत हर एक सीट की जातिगत विश्लेषण हर एक हमको भी पॉलिटिकल पता है, पार्टी के नेता पास को है तो यहाँ हमसे भी पर। ज्यादा पता है। ठीक है, तो अगर आज राहुल जी या मोदी जी अपने हर स्टेट के अध्यक्ष से लिस्ट मंगा लें तो उनके पास सेंसस ऑलरेडी है, क्योंकि वही एक मेन मुद्दा होता है जिसके बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। अब आती है बात कि भाई क्या राजनीतिक दलों में सोशल जस्टिस हो चुका है? जो राजनीतिक दल आज बात कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस होनी चाहिए, पहले खुद में घर में झांक के देख लें, शायद आपका इशारा उस तरफ है। तो नहीं हुआ है ये। राहुल जी अच्छी बात करते हैं कि भाई मीडिया से पूछ रहे हैं कौन यहाँ पे ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 16 ओबीसी लोग हैं 84 में से, जबकि आबादी तो 50% है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, 10 दिन हो गए आज बिहार में कास्ट सेंसस किए हुए। सेंसस के बाद क्या, सेंसस करने से कैसे होगा डेवलपमेंट, सिर्फ अगर यही जानना है कि कौन कौन सी जातियां छूट गई हैं, तो मुझे ध्यान है आपने ये एक शो में कहा था कि रोहिणी कमीशन रिपोर्ट ने तो ऑलरेडी बता दिया है सब है कि 1800 जातियों को कोई रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं है। उनको बतासे का चूरा भी नहीं मिला, बता लड्डू दिया। छोड़ो, बतासे का तो- चूरा भी नहीं मिला। तो ये तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। जी। तो बात सही है कि भाई जातिगत गणना हो जाए, बट जातिगत गणना करने से जो परेशानी है लोगों की वो कैसे सॉल्व होगी? नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो कम्युनिकेशन आज भी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं आया है। जातिगत जनगणना के बाद क्या? यही सवाल है। दीपक रंजन, एक सवाल, उत्तर प्रदेश में चूंकि अभी आप सरकार में नहीं, बाकी जो आपसे पूछना चाहिए था वो मैं खुद ही बोल दिया कि नेताजी के पास 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव। वो चाहते तो 3 बार समाज के अन्य लोगों को देख के सामाजिक न्याय का एक हस्ताक्षर कर सकते थे, वो नहीं किया। मैं इसको अब लाइव उदाहरण में ले लेता हूं। अभी तो आपकी सरकार ने, आप कहोगे अभी कैसे करें? 20-22 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। क्या 15 साल अखंड राज भोगा लालू दंपत्ति ने? क्या यानी मैं ठेठ बात करूं बिल्कुल, जैसे क्योंकि आजकल तो इसका माहौल ही चल गया। पहले हम लोग संकोच भी करते थे विशुद्ध जात बोलने में, लेकिन अब तो पढ़े विदेश से पढ़ के जो आए वो भी ठेठ जात बोल रहे हैं। तो मैं तो देसी आदमी, यानी अहीर और कुर्मी। क्या बिहार में अब तक का सारा राजपाट जो आपका INDIE से संबंधित है वो किन 2 जातियों के हाथ में रहा, अहीर और कुर्मी। बाकी जो 1760 जातियां वो झाल बजा रही हैं। दीपक रंजन जी, वहां मैं मानता अगर रिपोर्ट आने के बाद तेजस्वी और नीतीश जी इस्तीफा देते, कहते भाई काछी को बनाओ, गड़दिया को बनाओ, नाई को बनाओ, धोबी को बनाओ, मेरा हृदय फटा जा रहा है, अब मैं और नहीं देख सकता, अभी इसी रिजल्ट की इंतजार कर रहा था, अब रिजल्ट आ गया, हाहाकार मचा दो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, किसी ने अपनी कुर्सी की तौलिया भी नहीं छोड़ी।
भैया। अच्छा ठीक है अमिताभ भाई, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, लेकिन आज हम लोग विपक्ष में हैं और समाजवादी पार्टी विपक्ष में, आपने पहले भी कहा, लेकिन मैं समझता हूँ ये सवाल आपको हमारे सम्मानित भाई विपिन जी बैठे हुए यहाँ पे, इनसे भी आपको पूछना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान इतने बार से क्यों, वसुंधरा राजे वो नहीं कह रहे ना कि हम जात की जनगणना कराएंगे, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हम तो जात नहीं मान रहे, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। ये आपसे पूछना तो आज ये स्पष्ट कह देना कि जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं, जातिगत जनगणना नहीं चाहते। देखिए जातिगत कास्ट सेंसस कराने के पीछे समाजवादियों का और इंडिया मोर्चा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जैसा आपने कहा ना कि करीब 2600 या 2700 जातियां ऑल ओवर इंडिया है और सिर्फ ओबीसी की वही मैं कह रहा हूँ, और सिर्फ ओबीसी के उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं 70 से 80 जातियां हैं। और हम लोग चूंकि थोड़ा बहुत राजनीति से हैं और आप शायद हमसे ज्यादा बता सके जातियां 10, 20, 15, 20 के बाद हम लोग भी एक जगह पे आकर के ठहर जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी इंडिया मोर्चा यही तो चाहता है कि जो दबे कुचले नीचे लोग हैं उनको भी इस वर्ग में लाया जाए। अजय जी बिल्कुल चाहते हैं, हम आपकी चाहत पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मेरी एक बात और आ जाने दीजिए। देखिए जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो ये हमको धर्म में लाकर के उलझा देते हैं। भाई आपको हक है जात में उलझाने का, उनको हक है धर्म में उलझाने का, केवल रोटी आप ही थोड़ी खा रहे हो, वो भी खा रहे भैया। देखिए ये इसमें नहीं, मैं मनीष के पास जाऊंगा, फिर जवाब दीजिएगा, रुक जाए मैं, रुको भैया, रुको एक मिनट रुको। मनीष बाबू फिर वही बात आके खड़ी हो जाती है, क्या नीतीश जी इस्तीफा दे देते भरे मन से और बिहार के नाम एक संदेश जारी कर देते और तेजस्वी से भी इस्तीफा करा के अति पिछड़ी जातियों को माथे पर तिलक लगा देते, कोई रोक रहा था? सबका चेहरा सुर्खरू हो जाता, राहुल गांधी से लेके और नीचे तक नहीं लगता। भाई देखो ये सच्चे बात है, इसीलिए अभी तक इनको, हालांकि ये भी 100% झूठ है कि हमको अभी तक पता ही नहीं था कि इतनी जातियां पिछड़ी हुई हैं। आप 60 साल से राजनीति कर रहे हो कि मूंगफली बेच रहे हो भैया? ये किसको नहीं पता कौन सी जात कितनी पिछड़ी है? मनीष जी, जो गांव का और प्रधानी का चुनाव लड़ता है उसको भी सारा डाटा क्लियर है भैया। नहीं तो अगर डेटा क्लियर है तो प्रधान तो ये भी जानता है कि मेरे गांव में घर कितने हैं, तो आपको जनगणना भी बंद कर देनी चाहिए। प्रधान तो ये भी जानता है कि मैंने प्रश्न क्या किया, मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस ने सामाजिक न्याय किया अपने संगठन में, अपने मुख्यमंत्रियों में? कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री से बाहर हो सकते थे, 3 बार क्यों रहे? उनकी तो संख्या उतनी नहीं है। उसका भी जवाब सुनिए जी। जो नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व करता है उसको सारे लोग मिलकर वोट देते हैं ये सोचकर कि ये आएगा तो सबका भला करेगा। नेता जो होता है सब लोग मिलकर चुनते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी रहे, जवाहरलाल नेहरू जी रहे, नरेंद्र मोदी रहे हों, योगी आदित्यनाथ रहे हों, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है उनको सारे जातियों के लोग ये सोच कर देते हैं कि ये आएंगे। तो वहां पर वो कौन बनेगा ये जनता सारे लोग मिलकर तय करते हैं। और जिन लोगों को जो पीछे भी छूटते हैं वो भी कहते हैं हाँ इस पर मुझे भरोसा, ये आएगा तो सामाजिक न्याय करेगा। एक बात तो ये बहस नहीं खत्म होनी चाहिए। नहीं खत्म नहीं हुई, आपने अपना पक्ष रखा, बात खत्म नहीं हुई, आपने अपना तर्क रखा। और एक मिनट आप बार बार भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा साहब कहाँ जातिगत जनगणना की बात करिए, कहाँ जातियों की बात कर रही है। इसी लखनऊ के विश्वेश्वरैया भवन में ओबीसी की 19 दिन लगातार वहां पंचायत चली थी और अलग अलग जातियों की चली थी। तो वहां क्या हो रहा था? वहां जाति का खेल नहीं खेला जा रहा था। और अभी ये ओबीसी महापंचायत करने जा रहे हैं, तो क्यों करने जा रहे हैं ओबीसी महापंचायत? जातियों का खेल नहीं खेल रही है। देखिए जातियों की बात सारे लोग करते हैं, ये जहां जो फायदा होता है उस फायदे में घुसते हैं। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये जातियों और धर्मों से फायदे की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये मत कहिए, इस बात को कतई मत कहिए कि ये जाति से नहीं, जाति को नहीं देख रहे हैं। मनी आपके पास आ रहे हैं, हमें उंगली हमें डिस्टर्ब होते हैं। एक मिनट, एक बात कह के मैं विमल सिंह से उत्तर लूंगा, वो बताएंगे। लेकिन अमिताभ तिवारी आपको इस बात को जरूर दिमाग में रखना चाहिए कि ये कितना चतुराई भरा तर्क है। चतुराई शब्द मैंने बहुत बड़े मन से बोल दिया, शब्द तो दूसरा है क्या कि हाकिम तो हम ही रहेंगे भाई, हम वोट से आए हैं क्या, बाकी नीचे चेला चंटू में हम देखेंगे न्याय कहां से होगा क्या, क्योंकि हम पे सबको भरोसा है, हम तो देवदूत हैं। ये भाव ठीक नहीं लोकतंत्र में ना, ये भाव ठीक नहीं। कर्पूरी ठाकुर क्यों नहीं मुख्यमंत्री हुए तो उससे न्याय नहीं हुआ, लालू यादव हो गए तो मुख्यमंत्री तभी न्याय होगा। अमिताभ जी 1 मिनट, ये मत कहिए भाई, नहीं कांग्रेस के 4 चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें से 3 ये तर्क ठीक नहीं। ठीक, एक बार रुकिए, जब ठीक हिंद भी से आप लोग जाइए,
खट्टा में मीठा मीठा गप्पो कड़वा कड़वा। हमारा अध्यक्ष दलित है। रुक जाओ भैया, हिंदवी जी रुक जाओ। आपने गिनाया 4 में 3 ओबीसी हैं, और इसका क्रेडिट आप ले रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक भैया रुक जाओ, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुकिए इनका बात। इन्होंने कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि 4 में 3 ओबीसी हैं, स्वागत की योग्य बात है। इसका मतलब आपने इसका क्रेडिट लिया, ओके। हम पूछ रहे हैं, आपने एक ही परिवार से 3 प्रधानमंत्री बना दिए, उनकी संख्या कितनी भारी थी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी? ये सवाल तो पूछेगा ना देश का आदमी। जब आप ये गिनाओगे कि 3 ओबीसी मेरे हैं, तो ये नहीं पूछेंगे कश्मीरी ब्राह्मण देश में कि 50 करोड़ थे, 70 करोड़ थे, 100 करोड़ थे, कितने थे? छोड़ तो दी कुर्सी। अरे छोड़ो, उनने नहीं दिया। अरे गजब कर रहे हो प्रभु, ना ना ना, अब 44 सीट पर कुर्सी पे आ जाओगे क्या? ठीक, विमल सिंह, मसला ये कि आप भी सुविधा के अनुसार जहां मतलब 12 बजे मन करता है तो जात जात खेल लेते हो, और 2 बजे कहते हो नहीं जात हटाओ, नहीं इधर से इधर लड़कों से कहते हो कि हाँ जात का पोस्टर लगाओ, सम्मेलन बुलाओ हैं, और ठंडा कोको कोला वगैरह बंटवाओ, और हम आएंगे भाषण देंगे। फिर और जब सेमिनार में जाते हो प्रबुद्ध लोगों के बीच में तो कहते ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जात नहीं। ये मामला तो ठीक नहीं। या तो पूरा छोड़ो या पूरा पकड़ लो इनके अपने दीपक रंजन जी की तरह। विमल जी देखिए अमिताभ जी, आपने जिस तरीके से देखा आज से कुछ साल पहले जब राम मंदिर पे राम मंदिर को लेके जो लड़ाई छिड़ी थी, तो जब मुलायम सिंह जी ने जब गोली चलवाई थी तो उन्होंने कहा था उन्होंने एक जनता के बीच उन्होंने कहा था कि अगर हम गोली नहीं चलवाते तो एक धर्म के लोग जो है, एक जात के लोग हमसे जो है नाराज़ हो जाते। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपने एक एग्जाम्पल दिया कि मुलायम सिंह के यादें जो है आगे जो है कि यादव लड़ते थे, वो चुनाव नहीं जीत पाए, मुलायम सिंह यादव हमेशा चुनाव जीते। देखिए आज जो है चुनाव या आज जो है सरकार जो है जाति और धर्म के आधार पर नहीं चुनी जा रही है। आपने देखा किस तरीके से आजमगढ़ में कहा जाता था कि ये जो है मुलायम सिंह का गढ़ है, अखिलेश यादव का गढ़ है। वहाँ पे देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, किस बदौलत पे? सिर्फ और सिर्फ विकास के बदौलत पे। आपने रामपुर में देखा, वहाँ पे लोग कहते थे कि आज दीपक रंजन पूछा जब विकास का मसला तो ये ओबीसी सम्मेलन तो कैंसिल करो, तो मैं विकास सम्मेलन करो यार, ओबीसी सम्मेलन का देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के जो है अंदर जो है 6 जो है शाखाएं हैं। एक हम लोग का युवा मोर्चा है जो युवाओं का नेतृत्व करता है, एक जो है महिला मोर्चा है हमारे यहाँ, इसी तरीके से ओबीसी मोर्चा है। अब रही बात, अभी बता रहे हैं हमारे साथ मनीष हिंदवी जी कि जो है हमारे यहाँ 4 में 3 ओबीसी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर भारत सरकार के मंत्रियों के बारे में देखेंगे तो 27 हमारे यहाँ ओबीसी हैं। अगर उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो 20 हमारे ओबीसी मंत्री हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबको नेतृत्व दिया जा रहा है कि आप अपने जाति के लोगों के जो भी विकास कार्य हैं जो आज से पहले नहीं हुआ है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग जो है परेशान हैं, वो किसी भी जात के हो, लेकिन आपने देखा स्वास्थ्य को लेकर क्या सुविधाएं थी। हमारे बलिया में हमने देखा है क्या सुविधाएं थी। वहां पे जो है बलिया में चिकित्सा अस्पताल में जो है डॉक्टर मौजूद नहीं रहते थे, प्रचुर मात्रा में दवाइयां नहीं मौजूद रहती थी। तो इसके लिए जो है भार सौंपा गया कि भाई आप देखिए वहां के लोगों को कि वहां के लोग परेशान हैं, वहां के लोगों को तो विकास को लेकर हम जो है काम करते हैं और विकास के लेकर आते हैं हम। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, गोरखपुर में जो बच्चे मरे, भैया एक बार रुको मनीष, अरे तो आप तो आए थे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए थे। अभी क्या कर रहे हैं आप जातियों में बांट रहे हैं। आप इंदिरा गांधी जी कहती थी कि हम जाति शब्द का नाम हटा देंगे, हम जातिवाद हटा देंगे, और आपके जो है राहुल गांधी जी जो है जाति खेल रहे हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूं ना कि दो मुखा जो है मुंह जो है कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। बहरूपिया आप लोग हैं, हम जाति नहीं खेले, बहरूपिया आप हैं। तो बहरूपिया तभी तो हम जनता का बहरूपिया आप है ना। हम तो भाई हम तो 1 रुपया हैं, हम तो 1 रुपया हैं। जनता जानती है हमको, विकास के नाम पर जानती है। हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। आप बताइए इंडिया में कौन सा चेहरा है, कौन दूल्हा बनने जा रहा है बताइए। आपके पास बहुत रुपया है, आपके पास कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास 1 रुपया, नरेंद्र मोदी। आपके ही मुख्यमंत्री ने हनुमान जी को पिछली जाति का बताया था, भूल गए आप? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जाति का खेल करना है तो खेल करिए, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप देखिए बिहार के अंदर जो है जाति गणना कराया गया है, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 के चुनाव में?
40 सीटें में से कितना जो है सीट जो है जदयू और कितना सीटें आरजेडी को मिलने वाली है, बताइए जनगणना के हिसाब से। ऐसा नहीं है, जनता सब सिर्फ और सिर्फ काम देखती है, विमल बाबू और काम के बिहाफ पे जो है भारतीय जनता विमल पार्टी बाबू वोट रुकेगा, करती मनीष है। भाई रुकिए, मनीष भाई रुकिए। अमिताभ तिवारी, एक और राजनीतिक लोगों की तो अपनी मजबूरी है, उनको तो हर मंच जनसभा लगता है कि नारा लगाओ, तो ठीक है, उनकी अपनी शैली है, उसका भी सम्मान है लोकतंत्र में। अमिताभ तिवारी, मैं एक और गंभीर बात कहता हूँ, गंभीर बात होती तो आपसे शुरू करते हैं, तो बाकी फिर कोरस में चल भी जाता, राजनीतिक लोगों से करो, वो तो बात को कहाँ ले जाएंगे भगवान जाने। 6 दिन तक बहस करते रहो। अब मैं देख रहा हूं कि सारी अधिकांश पार्टियां जो INDIA में हैं वो कह रही कि भाई हमारा कोर कमिटमेंट है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हालांकि ये नारा कॉइन किया था कांशीराम जी ने, क्या? लेकिन चलिए, नारे तो अदल बदल होते रहते, कोई ले जा, कोई बैट एंड ट्रांसफर है। मेरा प्रश्न ये, 17% के आसपास मुसलमान है देश में, ठीक? 16-17 कुछ होगा, एकदम ऐसा ना कि मैं गूगल देख के नहीं, अंदाज से बता रहा हूं, ठीक? 17% मुसलमान मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में हो सकते थे, कोई रोक तो थी नहीं। भाजपा वाले तो चलो ये मुसलमान को नहीं चाहते, ये तो इस सिद्धांत के लोग थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी। क्या आज आपको पूरे देश के राजनीतिक पटल में, कांग्रेस के आंगन में कोई जाफर शरीफ, कोई जियाउर रहमान अंसारी, कोई AR अंतुले, कोई मोहिसना किदवई दिखाई दे रहा है? वो 17% कहां है? उनकी हिस्सेदारी कहां है? अमिताभ तिवारी, हमें 1% वाले के लिए तो रार मचाए हैं, लेकिन 17% वाले कहां है उसका तो बताओ अमिताभ तिवारी जी। तो देखिए, जो नारा है, इसीलिए देखिए ये एक पॉलिटिकल बॉम्ब है। बीजेपी से क्यों बच रही है? आपको तो ध्यान है, VP सिंह जो ये ले करके आए OBC रिजर्वेशन, वो 11 महीने में ही निपट गए थे। अभी भाजपा ने वोक्का लीगा और लिंगायत समाज को कर्नाटक में आरक्षण दिया, भाजपा वहां हार गई। हिमाचल में एक जाति को दिया था, भाजपा वहां हार गई। राजनाथ सिंह जी ने कोशिश करी थी OBC को सब कोटा देने के लिए, वो 2002 में हार गए। अब ये नारा तो सुनने में ठीक है, लेकिन विरोधाभास है इस नारा से, जो कि आपने बिहार के कैबिनेट के बारे में बात करी, मैंने CWC में OBC रिप्रेजेंटेशन की बात करी, आपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करी। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर इंडिया अलायंस को लगता है और काफी विश्वास है इस नारे पे, तो सबसे पहले उन्हें अपने राज्य के सरकारों में, अपने CWC में, अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये करके दिखाना होगा, तभी जनता इसको क्रेडिबल मानेगी। नहीं तो ये किसी भी और स्लोगन की तरह रह जाएगा और इसका फायदा जो है वो मिलता हुआ नहीं नजर आएगा इंडिया अलायंस को। 18%, 19% जो भी होगा, उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, ठीक? पश्चिम का तो अधिकांश इलाका सघन आबादी वाला है मुस्लिम का। मुस्लिमों के सबसे बड़े आइकॉनिक फेस रहे दीपक रंजन की पार्टी के मुलायम सिंह जी के समय से, जब से जन्म हुआ पार्टी का। आजम खान, उनके घर के लड़के बच्चे तक सब बहिष्कृत हो गए। पहली बार 42-43 साल में समय ऐसा है जब वो किस चुंगी के सदन में भी मेंबर नहीं कोई। क्या कहां रिप्रेजेंटेशन मिल रहा दीपक जी? चुंगी में भी नहीं है कहीं नॉमिनेटेड। लेकिन चुंगी प्रथा तो आदरणीय नेताजी ने उसी टाइम खत्म कर दी थी। अरे चुंगी से मेरा मतलब है यार, तुम लोग भी गजब करते हो। मेरा मतलब है नगर पालिका, और शुद्ध हिंदी में बोलूं म्युनिसिपल कारपोरेशन अंग्रेजी में, और फ्रेंच में बोलूं बोलो तो। अब सुन लीजिए मेरी बात पूरी आवाज आ जाती है। अभी हमारे सेंसिबल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के विमल भाई बता रहे थे कि कौन बहुरूपिया कौन नहीं। अभी जब बिहार में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, तो इन्हीं के सुशील शिंदे जी जो वहां पे सुशील मोदी जी जो वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सुशील मोदी जी जब उस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये इनकी नीतीश कुमार की सरकार जो अब लेकर के आई जातिगत सर्वे, इसकी रिपोर्ट पर तो मैंने बहुत पहले ही मुहर लगा दी थी। हम लोगों ने साथ ही जो है इस पे मुहर लगाई थी।
और फिर मैं तो इनसे बार बार पूछना चाहता हूं विमल सिंह जी से कि आपके जो अलायंस दल है, आप उनसे क्यों नहीं आप बात करते हो कि वो क्यों जातिगत जनगणना की बात इतनी मुखरता से उठा रहे हैं? भाई विपक्ष उठा रहा है, अगर आपको लगता है, और आपके गोपीनाथ मुंडे जी ने 2011 में इसकी बात उठाई थी, उसके बाद अभी हमारे आदरणीय अमिताभ भाई तिवारी जी बता रहे थे, देखिए उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने 2018 में भी जातिगत जनगणना की, जब ये लोगों के बीच में गए थे, तो उन्होंने बड़ी मुखरता से जातिगत जनगणना की बात कही थी कि अगर सरकार हमारी 2019 में आती है तो हम सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएंगे। ठीक, कहाँ है इनकी बातें? तो विमल भाई को उन लोगों से पूछना चाहिए पहले। तो मैं बार बार इनसे कहता हूं यही बात कि आप बार बार आप अपने उनसे पूछो, अपने घटक दल के लोगों से पूछो, या तो उनको निकाल के बाहर करो। अगर आपके सुर में सुर मिला करके नहीं चल रहे हैं वो, तो आप उनको निकाल करके, अगर आपकी उनकी चीजें कहीं से जो है नहीं मैच खा रही, तो आप उनको निकाल के बाहर करो। आप तो विश्व गुरु, आप तो अकेले ही सक्षम हो, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, आप उनको निकाल के बाहर करो ना। उनके बिना कौन सा आपका काम रुक रहा है जब आपकी विचारधारा से वो मैच नहीं कर रहे हैं? ठीक है, बात करिए आप उनको। ठीक है भैया दीपक, मैं आऊंगा बहस के तरीके से। अमिताभ तिवारी, छोटा सा प्रश्न ले लूं, फिर मनीष जी के पास, फिर विमल जी के पास। आप आंकड़े जानते हैं, मैं तो उतना टेक्नो से भी नहीं ना, मेरे पास उतने आंकड़े रहते, आपके पास का तो विषय हो कि मुझे बताओ कोई ऐसी सरकार रही या जिसमें मुसलमान को आबादी के बराबर मंत्रिमंडल में स्थान मिला हो? भाजपा को छोड़ दो, ये लोग तो है ही गड़बड़। क्या 100% खालिस, 100% खालिस प्योर कश्मीर के केसर की तरह प्योर जो सेकुलर दल है, उनके रिजीम में कभी ऐसा आपको याद है कि भाई 17% मुसलमान है, 17% मंत्री गिनवाओ हमको केंद्र में और राज्य में? नहीं जी, किसी भी रेजिम में नहीं है। और तभी हम देख रहे हैं कि AIMIM जैसी पार्टीज का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो सारा नारा यही फेल हो जाता, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी। ये बोलो कि हमारी पालकी सब मिलके ढो, हमें जिताओ तो हम मुख्यमंत्री बने, और भैया करे हमें जिताओ तो हम प्रधानमंत्री बने, तुम लोग जिंदाबाद करना। मनीष जी, जातियां ये पूछ रही हैं कि भाई दूसरा कर्पूरी ठाकुर क्यों नहीं हुआ लालू जी के रिजीम में? ऐसा है कि आप अगर ध्यान से देखिएगा, और मैं आदरणीय जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ अमिताभ जी हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं चैरिटी बिगिन एट होम, कैसे चैरिटी बिगिन होगी? 4 चीफ मिनिस्टर हैं, 3 OBC बनाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित को बनाया है, कैसे चैरिटी बिगिन होगी बताइए? और कैसे शुरुआत होगी? और इस देश के जितने बड़े परिवर्तन हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, पहला उपराष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर सब हमने बनाया है। हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। और आज अगर हम राहुल गांधी से ज्यादा स्पष्टवादी नेता कौन है? वो तो कहते हैं कि अगर हमसे कोई बात गलती हुई है, अगर कहीं छूट गया है तो चलते, तो हम उसको अब शामिल कर लेंगे। इतना स्पष्टवादी नेता कौन है? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने सब ठीक किया, हो सकता है कुछ हमसे रह गया हो, हम अब ठीक करेंगे। ठीक, स्पष्ट बात करने के आदी है वो, और हम सबको शामिल करने में विश्वास रखते हैं। नहीं, आप भी वही करें, सबका साथ सबका विकास, फ्रेज अलग है, बात वही है। ठीक, अमिताभ तिवारी कुछ करें तो आपको लास्ट में समझ देंगे, विस्तार से अपनी बात कर लीजिएगा। अमिताभ तिवारी बताइए भैया। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, बात सही है। तीन मुख्यमंत्री OBCs हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कुर्मी समाज से आते हैं जो अपर OBC हैं, और दूसरे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी कुरुबा हैं जो भी अपर OBC से आते हैं। तो बैकवर्ड या लोअर OBC से नहीं है रिप्रेजेंटेशन जिसकी बात करी जा रही है। अमिताभ जी आप एकदम ठीक कह रहे हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। ठीक, सवाल इस बात का, आज आपने OBC को 2 भाग में बांट दिया कि अपर OBC है, ठीक, मनीष बाबू अब रुकना होगा। मनीष बाबू, ठीक बात। मैं तो कहता हूँ, विमल जा रहे आराम से बताएं, मैं तो एक अच्छा सुझाव दूं, सब मेरे मित्र हैं, निःशुल्क सुझाव मनीष सिंघवी जी की पार्टी के लिए। राहुल गांधी से ज्यादा साफ गोई वाला कोई नेता नहीं, वो करे सहमत। राहुल गांधी जी ये भी कह रहे कि भाई माफी से में हमें कोई समस्या नहीं, जो विषय बताओ माफी मांग लेते, कलेश काटो, चलो इससे भी सहमत है। मैं भी उतना ही साफ बात बोलने वाला आदमी हूँ। मनीष बाबू, एक सुझाव देता हूँ, कहाँ कहाँ आपकी सरकारें हैं? अब छत्तीसगढ़ में तो सरकार है, और राजस्थान छोड़ ही दो, वहाँ तो घोषणा ही हो गई चुनाव की। अभी ठीक ठाक चल रही हिमाचल वाली, और वो क्या नाम, कर्नाटक, वहाँ है। वहाँ अभी शाम को 7 बजे तक अनाउंसमेंट करा दो मंत्रिमंडल विस्तार का, और तराजू से नाप के मुसलमानों को उतना मंत्री पद दे दो। क्या ना से रोग हरे सब पीरा, आप फिर मुंह पे ताव दो, कहो हमसे ज्यादा ऐसा कौन ईमानदार है जो कहा सो किया, ये कर दीजिए, जय जय हो जाएगी।
बाकी भगवान भला करेंगे। विमल सिंह, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे 4 मुख्यमंत्री में से जो है 3 ओबीसी हैं। ये परिवारवादी पार्टी है अमिताभ जी। आपने एक बहुत अच्छा इनका जवाब भी दिया था कि प्रधानमंत्री कितने हुए हैं, तो प्रधानमंत्री तो हमेशा परिवार को, आज भी देखिए जिस तरीके से इंडिया अलायंस बनी हुई है, इनके पास जो है चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा नहीं है इनके पास। बाद में जाके फिर राहुल गांधी जी के पास अटक जाएंगे ये लोग। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि देखिए सीएम का चेहरा एमपी में कौन है आपका? देखिए एमपी में जाति आपका सीएम चेहरा कौन है? देखिए राजस्थान हमारा, में सीएम का चेहरा आपने कौन देखा है? प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था अभी? प्रधानमंत्री जी ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चेहरा नहीं है, विकास चेहरा है। तो हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ विकास है। सुन लीजिएगा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हुई है, मैं चाहता हूँ कि एक आर्थिक रूप से जो है, आर्थिक रूप से जो है एक जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना में देखिए तो मान लीजिए जिस तरीके से लोग कराए हुए हैं, ये सबको पता है, आज से नहीं पता, आज से नहीं है, ये हमको भी पता है कि हमारे विधानसभा के अंदर किस जाति के लोग ज्यादा हैं, किस जाति के लोग कितने हैं। ये आज बिहार के एक लोग को पता है, जो राजनीति नहीं कर रहे उनको भी पता है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि ये जो है जाति जनगणना नहीं, इसके साथ साथ जो है हम चाहते हैं कि आर्थिक जनगणना होना चाहिए प्रदेश के अंदर, कि कितने लोग की कमाई कितनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, दूसरी चीजें मैं बता देना चाहता हूँ, दीपक रंजन जी सवाल, आर्थिक और सामाजिक बात है। देखिए मैं इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए ना, जो उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो देश, हमारे प्रदेश का अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे था आपको पता है? 12वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, दूसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई है देश के अंदर। आप देखिए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार जो दर, जो बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में था वो 17.1 था, आज जो है 2.2 पे आया हुआ है। अरे क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जाति के आधार पे जो है चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। चुनाव ये है कि अगर अमिताभ जी को अगर मैं भला करता हूं, अमिताभ जी जो है अगर एक गरीब परिवार के हैं और उनको हम जो है राशन देते हैं, उनको हम जो उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, उनके रोजगार के बारे में सोचते हैं, उनके पास हर जो है हम योजनाओं का लाभ हम पहुंचाते हैं, तो अमिताभ जी कभी जाति के बारे में नहीं सोचेंगे। अमिताभ जी जो है हमेशा जो है, चाहे अमिताभ जी हो चाहे आप ही बैठे हुए, तो आप जो है कभी भी जाति के बारे में नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे कि हाँ भाई हमारा भला हो रहा है, तो हम जो है उस पार्टी को वोट करेंगे। ठीक, दीपक रंजन जी आगे बात, आगे सबकी बात आगे। आधा मिनट जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, सिर्फ आधा मिनट। देखिए आपने कहा ना कि आप सीटों में क्या उनको देंगे, मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे। देखिए विमर रिजर्वेशन तो अभी इन्हीं का पास किया हुआ है। ठीक है, अब आप विषय से भटक रहे ना, आगे बात आ गई। दीपक रंजन आगे बात, आगे। मैं तो कहता हूं सबके भलाई की बात, सबका चेहरा उज्जवल हो। मनीष बाबू, आप लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, सुनिए। अब कांग्रेस भाजपा का मसला खत्म हो गया, बहस तो तर्क वितर्क हो लिए। अब देश के नागरिक के नाते हम सुने, अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, इससे खरी बात नहीं सुनी कि कहीं आपने सुनी होगी जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता और मैं जाति की गणना कराता, तो जिस दिन आंकड़े जारी करता उस दिन मालूम क्या बोलता मनीष हिंदवी? मैं कहता मेरे मन पर बोझ है, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा हूं। 2.6% की भागीदारी बिहार के टोटल जनसंख्या में, और मैं 22 साल से मुख्यमंत्री। अब बहुत हो लिया पाप, अब ये पाप मंजूर नहीं करेगी मेरी आत्मा, मैं छोड़ के चला। क्या अगर फिर भी सत्ता में बैठे हैं तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस गायत्री मंत्र के कसौटी पर 2.6 वाला 2 दशक से मुख्यमंत्री कैसे रह लेगा? अमिताभ तिवारी है ना बात बड़ी। यही बातें संकट का कारण। 2660 जातियां हैं ओबीसी की, ओबीसी पे बात कर लो केंद्र की सूची में। उसमें से 1800 से ज्यादा जातियां ऐसी हैं जिनको बतासे का चूरा भी नहीं मिला, एक बूंदी नहीं मिली, लड्डू छोड़ो। क्या और ताली सब बजा रहे हो, बोले हमसे ज्यादा कोई नहीं है सामाजिक न्याय का पुरोधा। ये सामाजिक न्याय अपनी कुर्सी के लिए भी तो लागू करो भैया। मैंने तो बड़े मन की बात कही।
मुझे बता दीजिए 17% मुस्लिम भागीदारी INDIA के किस राज्य की सरकार ने दी है अपने मंत्रिमंडल में? और जवाहरलाल जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक कभी मिली क्या? नहीं। क्यों? उनकी संख्या तो पता थी, जिनकी नहीं पता छोड़ो, उनकी तो पता थी, उनको दी। आदिवासियों का आंकड़ा हमेशा से रहा उपलब्ध, दलितों का रहा, मुस्लिमों का रहा, उनको दिया क्या उतना? नहीं ना। और ये जो प्रतीकात्मक प्रयोग है ना मनीष बाबू, ये मुझे नहीं लुभाते ना। मैं दूसरी मिट्टी का आदमी हूं। सम्मान सबका। हामिद अंसारी बन गए तो उससे मुसलमान का भला थोड़ा हो गया। गाजीपुर तक में कुछ भला नहीं हुआ। ठीक, हिदायतुल्लाह बन गए, इस सब से कुछ नहीं होता। कोविंद जी बन गए तो पूरे देश में दलितों को लड्डू पेड़ा मिलने लगे। नहीं ना, ये सिंबॉलिक चीजें हैं, ठीक है, इनका एक मैसेज जाता है, लेकिन इनसे बहुत कुछ नहीं होना। बहुत कुछ होना है मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से। बोले जी हमने 4 गवर्नर बना दिए, वो गवर्नर क्या करेंगे? बोले BC भी बनाए, उनसे क्या होगा? आप 4-4 बार की सत्ता भी छोड़ने को तैयार नहीं। क्या आप ये दावा कह सकते हो कि भाई हमारी पार्टी, हमारा संगठन चुनाव में जीत के भी आएगा तो मैं नहीं पद लूंगा, मैं अपनी जगह किसी छोटी जाति के व्यक्ति को आगे करूंगा? क्या इतना बड़ा दिल है किसी का? लालू जी का है कि तेजस्वी जी को छोड़कर किसी पर दिमाग लगाएं? समाजवादी पार्टी, बसपा आनंद और आकाश को छोड़कर किसी दूसरे आकाश को देख सकती है क्या मायावती जी? नहीं, उनके पास एक ही आकाश है, वही उन्हें पसंद है। लालू जी के पास एक ही है पुत्र। तब न्याय कैसे होगा 2600 जातियों में? केवल पिछड़ों की बात कर लो, बाकी सब छोड़ो। हालांकि होना तो सबका चाहिए, लेकिन चलो छोड़ो, पिछड़ों की बात कर ले, तब कैसे होगा? जो हमारे हाथ में है हमने वो दिया क्या? और 50%, 55%, अमिताभ जी कुछ भी मान ले हम OBC, क्या राजनीतिक दल लोकसभा की टिकटों में इस संख्या का सम्मान कर पाएंगे कि 55% वो OBC को टिकट दें? देना चाहिए। 17-18% मुसलमान को टिकट देना चाहिए। नहीं देंगे आप, हम जानते नहीं देंगे, अभी तक नहीं दिया कभी। अन्यथा ये छोटी आबादी का व्यक्ति इतने वर्षों तक अगर शासन में है लोकतंत्र के जरिए, और वही व्यक्ति अब ये कह रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो इससे बड़ा और आडंबर क्या हो सकता है? नीतीश जी 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं, उनको मालूम है कि उनकी जाति का आंकड़ा क्या है। अब वो कह रहे हम सबके विकास के लिए ये करा रहे हैं। अरे भाई पहले आप तो हटो, दूसरे को तो डिब्बे में चढ़ने दो दादा। मानसिकता वहां पर संकट पैदा होता है। मैंने एक बार शायद कहा था मनीष जी, एक ऐसा अवसर आया कि उत्तर प्रदेश से एक भी मुसलमान लोकसभा नहीं पहुंचा। सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव 2 जगह से जीते, दीपक बाबू, मैनपुरी और आजमगढ़। उनको एक सीट छोड़नी थी, वो चाहते तो उस सीट से मुसलमान को लड़ा के जितवा के भेज सकते थे, नहीं, उन्होंने मैनपुरी छोड़ी, आजमगढ़ रिटेन की, अमिताभ तिवारी, और मैनपुरी से उन्होंने तेज प्रताप को टिकट दी और जिता के लोकसभा पहुंचाया। मुसलमान को क्यों नहीं दी? उत्तर प्रदेश से मुसलमान का प्रतिनिधित्व ही शून्य हो गया था। और नारा क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बिना गिनती के काम नहीं चलेगा। ये सत्यनारायण कथा टाइप का, ये भजन आरती तरह से मत गुनगुनाओ, इसके पीछे कमिटमेंट तो लाओ।
अभी पार्टियां अपने पदाधिकारियों की लिस्ट में ही इसको लागू करके दिखा दें हमको। छोड़िए, अभी तो आपके हाथ, जहां सरकार नहीं है वहां पदाधिकारियों में ऐसा लागू करके दिखा दीजिए। आपके महामंत्रियों में कितने हैं, कितना संतुलन है? उपाध्यक्ष मत गिनाए कोई पार्टी। उपाध्यक्ष का मतलब बिजी विदाउट बिजनेस, क्या? मनीष जी भी जानते हो, सारे लोग जानते हैं, उपाध्यक्ष का कोई मतलब नहीं होता। क्या? महामंत्री फंक्शनल होता है, उसके हाथ में पावर होती है संगठन की। कितने महामंत्रियों में सामाजिक न्याय है? सपा में, बसपा में, भाजपा में, सब जोड़, कांग्रेस, सब मिला लो। सामाजिक न्याय करने के लिए आप उपाध्यक्ष में डाल दोगे। एक एक राज्य में 27, 30 उपाध्यक्ष हैं। उनसे पूछो कि भैया तुम्हारे पास क्या काम है? बोलो कोई काम ही नहीं, हम तो कभी पार्टी ऑफिस जाते हैं तो कहीं जगह खाली मिल जाती है तो बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं, चले आते हैं। नहीं ना, जो फैसला लेती है कोटरी, उसमें कौन है? और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को सोचना चाहिए, एक समय में उसके पास मुस्लिमों का कितना बड़ा नेतृत्व था। आज कहां है? कोई नहीं ना। कहां गए सब? कोई तो कारण होगा, कहां गए? कोई नहीं दिख रहा ना नक्षत्र मंडल में। समाजवादी पार्टी देख लीजिए, कहां है शाहिद मंजूर, कहां है आजम खान, कहां है नाहिद, कहां है इरफान सोलंकी? दीपक जी, ये सवाल है ना। एक समय में MY था, मायावती जी का DM था, दलित मुस्लिम, आपका था मुस्लिम यादव। M कहां है? बड़ा सवाल है। न्याय हो तो होता दिखे भी, इसका ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।